वेलकम बैक टू माई सीरीज क्लासेस। तो स्वागत है आपका अपने चैनल माई सीरीज क्लासेस पे। सो टुडेज 20 ऑफ अगस्त और 20 ऑफ अगस्त का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जी में अवकाश प्राप्त चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो जी क्या है पहले तो ये देख लीजिए, लेकिन इसमें नियुक्त किसको किया गया है? सुभाष चंद्रा को। तो देखिए बात करते हैं इनके ऊपर। देखिए सुभाष चंद्रा जी में अवकाश प्राप्त चेयरमैन बने हैं। मीडिया बैरन और एसएल ग्रुप के संस्थापक सुभाष चंद्रा जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज में जी में अवकाश प्राप्त चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे। यह भारत के सबसे बड़े मीडिया समूह में से एक है जिसकी स्थापना उन्होंने 1992 में की थी। चंद्रा जिन्होंने नवंबर 2019 में कंपनी के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया था, ने एक गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में भी इस्तीफा दे दिया। बोर्ड ने आर गोपालन को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, सो ये न्यूज़ थी सुभाष चंद्रा जी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता होता है कि हमारे ऑप्शंस भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से होते हैं, तो अभी हमने डिस्कस करा सुभाष चंद्रा जी को। अब हम डिस्कस करेंगे अशोक लवासा, डॉक्टर रेड्डी और अटल बिहारी वाजपेयी को। क्यों है ये न्यूज़ में? तो देखिए एक बार इनको देख लीजिए। ये हैं सुभाष चंद्रा जी जिनके बारे में अभी मैंने आपको न्यूज़ बताई है। चलिए अब बात करते हैं अशोक लवासा के बारे में। तो अशोक लवासा को चुनाव आयुक्त के रूप में इस्तीफा दिया है। तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें जुलाई 2020 में एशियाई बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था और हरियाणा कैडर के 1980 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी लवासा 23 जनवरी 2018 को इलेक्शन कमीशन में शामिल हुए थे। वह अप्रैल 2021 में सुनील अरोड़ा के रिटायर होने पर उनके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये थे अशोक लवासा। ठीक है, बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी के बारे में। तो डॉक्टर रेड्डी हाल ही में करंट अफेयर्स की न्यूज़ में क्यों है? देखिए डॉक्टर रेड्डी ने एविगॉन फेविपिराविर लॉन्च की है। क्या है ये फेविपिराविर? देखिए डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने हल्के मध्यम कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए एविगन, जिसको बोलते हैं फेविपिराविर 200 मिलीग्राम की गोलियां भारत में शुरू करने की घोषणा की है। लॉन्च फुजीफिल्म टोयामा केमिकल के साथ एक वैश्विक लाइसेंसिंग समझौते का हिस्सा है जो डॉक्टर रेड्डी के भारत में एविगन के निर्माण, बिक्री, वितरण के विशेष अधिकारों को अनुदान देता है। इसे ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है। तो ये न्यूज़ थी डॉक्टर रेड्डी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। बात करें पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जो कि मेरे ऑप्शन में थे, तो उनको ऑप्शन में क्यों लिया? देखिए हाल ही में मध्य प्रदेश में क्या हुआ है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे होगा। इसकी घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देते हुए की। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 कार्यकाल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और पहला 1996 में, दूसरा 1998 से 1999 के बीच और तीसरा 1999 से 2004 तक। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडू आडीह रेलवे स्टेशन को नया नाम मिला है, यह स्थित है। तो देखिए एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है मंडू आडीह। इस रेलवे स्टेशन का क्या हुआ है? इसका नाम बदला गया है। ठीक है, और ये स्थित कहाँ पे है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये स्थित कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हमें आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करनी है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। देखिए मंडू आडीह रेलवे स्टेशन को नया नाम मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश की
मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो नया नाम क्या होगा? बनारस, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी जिले में रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का अनुरोध भेजा था। रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। कौन सा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए? अनापत्ति प्रमाण पत्र। मुगल सराय जंक्शन एक और रेलवे स्टेशन है जिसका नाम 2017 में बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। तो ये न्यूज़ होगी पास्ट से। ठीक है, सो हमारा न्यूज़ डिस्कस करने का तरीका यही है, जो करंट अफेयर्स है उसको पूरा डिटेल में और एक या दो न्यूज़ हिस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में एक और न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? उत्तर प्रदेश में संपत्ति क्षति दावा अधिग्रहण क्या है ये देखिए। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के? योगी आदित्यनाथ। उन्होंने क्या किया है? लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिग्रहण को गठन की मंजूरी दे दी है। दोबारा देखिए, संपत्ति क्षति दावा अधिकरण, संपत्ति क्षति दावा अधिकरण गठन को मंजूरी दे दी है। यह उत्तर प्रदेश सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली नियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार है। मेरठ ट्रिब्यूनल के पास सहारनपुर, मेरठ अलीगढ़, मुरादाबाद बरेली और आगरा डिवीजनों पर अधिकार क्षेत्र होगा। सो ये न्यूज़ थी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से हम ऑलरेडी दो न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। हमारी तीसरी न्यूज़ है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति का आयोजन हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश का आमंत्रित करना और 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्रों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने डिस्कस करा है उत्तर प्रदेश से 3 न्यूज़। हाँ, ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे जम्मू कश्मीर, गुजरात, उड़ीसा। क्यों? क्योंकि ये भी करंट अफेयर्स की न्यूज़ से हैं। तो देखिए JNK-LG ने एक समिति का गठन किया। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि अब कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन गए हैं, जो कि आर्टिकल 148 में आता है। ठीक है, अब कौन है वहाँ के गवर्नर? मनोज सिन्हा, जिन्हें अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के आर्थिक पुनरुद्धार के लिए तौर तरीकों पर काम करने के लिए एक समिति की घोषणा की है। यह घोषणा कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री KCCI, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान की गई है। बिजनेस समुदाय के मुद्दे और समुदाय के बारे में पहल मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए बातचीत का आयोजन किया गया था। ठीक है, आई होप सो आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में गुजरात न्यूज़ में क्यों है? देखिए, MPEDA क्या है ये? देखिए, पोरबंदर में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला खोली है। क्या है गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला? देखिए, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने पोरबंदर गुजरात में एक गुणवत्ता नियंत्रित प्रयोगशाला खोली है। यह समुद्री खाद्य प्रोसेसर के निर्यातकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियामक आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद सुरक्षा के अनुरूप परीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। प्रयोगशाला समुद्री खाद्य पदार्थों के नमूने, एंटीबायोटिक अवशेषों, बाहरी धातुओं का विश्लेषण करने के लिए उन्नत परीक्षण उपकरणों के लैस है। ये न्यूज़ थी गुजरात पोरबंदर से। और फाइनली हमारे सेकंड क्वेश्चन के लास्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, जो है उड़ीसा। तो उड़ीसा एक और प्लाज्मा थेरेपी इकाई स्थापित करेगा। उड़ीसा सरकार ने कोविड-19 रोगियों के लिए एक और प्लाज्मा थेरेपी इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया है, और जिससे ऐसी इकाई की कुल संख्या 6 हो जाएगी। ठीक है, राजधानी भुवनेश्वर के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में
यह बात सामने आई है। उन्हें आदिवासी बहुल कोरापुट जिले में एक सप्ताह में शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इकाई स्थापित करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में लोक कला अकादमी का उद्घाटन आईआईटी खड़गपुर ने किया है। किसने? आईआईटी खड़गपुर ने। देखिए, आईआईटी खड़गपुर ने अपने परिसर में शास्त्रीय और लोक कला अकादमी का उद्घाटन किया है। यह संगीत, ललित कला और अन्य प्रदर्शन कलाओं पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित अजय चक्रवर्ती अकादमी 100 रागों का नेतृत्व करेंगे। इसका उद्देश्य संज्ञानात्मक विज्ञानों के साथ रचनात्मक कलाओं को बनाकर भारतीय रागों की गहरी संरचनाओं को तैयार करना है। तो ये न्यूज़ है आईआईटी खड़गपुर से। बात करते हैं हमारे ऑप्शंस के बारे में। तो देखिए, यूनियन एएमसी ऑप्शन में है हमारे। तो यूनियन एएमसी ने मध्यम अवधि की ऋण योजना लॉन्च की है। यूनियन एएमसी ने यूनियन मीडियम ड्यूरेशन फंड लॉन्च किया है। क्या? यूनियन मीडियम ड्यूरेशन फंड लॉन्च किया है। यह उपकरणों के में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड मध्यम अवधि की ऋण योजना है, जिसके पोर्टफोलियो की मैकेले अवधि 3 से 4 साल के बीच होती है। न्यू फंड ऑफर 24 अगस्त को खुलेगा और 7 सितंबर को बंद होगा। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज लॉन्च किया गया है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए समाधान 18 अगस्त 2020 को शुरू किया गया है और आईआईटी मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग एंड ओपन सर्किट आर्किटेक्चर का उपयोग करके शक्ति और वेगा नाम के 2 माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए हैं। ठीक है। चुनौती विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए, इन माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करने के लिए और इनोवर्ट स्टार्टअप और छात्रों को आमंत्रित करने का प्रयास करती है। आगे बढ़ते हैं। करें आईआईएम के स्विस फर्म के साथ समझौता किया है। तो देखिए, आईआईएम के की फुल फॉर्म क्या होती है? कोझिकोड। के स्टैंड फॉर कोझिकोड। और स्विट्जरलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक ने सहयोगात्मक साझेदारी में शामिल होने पर मानवीय समुदाय के लिए परामर्श सेवाएं और लॉजिस्टिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता 1 साल के लिए लागू रहेगा। यह उन गतिविधियों को अंजाम देगा जो मानवता को लाभ पहुंचाने वाली आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकार देने का प्रयास को एकीकृत करती है। इसका उद्देश्य भारत में मानवीय रसद विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजन खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? ये ड्रीम 11 ने। बात करते हैं ड्रीम 11 के बारे में। देखिए, ड्रीम 11 ने आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता है। काल्पनिक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 ने आईपीएल की आगामी स्तर के लिए टाइटल प्रायोजन अधिकारियों के लिए बीसीसीआई के साथ 222 करोड़ का करार किया है। यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक आईपीएल का आयोजन होगा। वीवो, जिसने सालाना 440 करोड़ का भुगतान किया था, चीन भारत सीमा स्टैंड ऑफ के कारण शीर्षक प्रायोजक के रूप में से बाहर हो गया है। इसी के साथ बात करते हैं एसबीएम के बारे में। तो देखिए, भारतीय एक्सा लाइफ एसबीएम के बीच एक साझेदारी हुई है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने जीवन बीमा उत्पादों के वितरण के लिए एसबीएम बैंक इंडिया के साथ साझेदारी घोषणा की है। यह एसबीएम प्राइवेट वेल्थ के ग्राहकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, बचत और निवेश योजनाओं सहित जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश करेगा। एसबीएम बैंक इंडिया के 6 शहरों में मौजूद है और वह प्रत्यक्ष और सहयोगी नेटवर्क के जरिए अपने ग्राहकों की सेवा करता है। तो हमारे ऑप्शन में एसबीएम भी था और एसबीआई बैंक भी था। बात करते हैं एसबीआई की। तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम शेष गैर रखरखाव पर अपनी पेनल्टी माफ़ी के अलावा
एसएमएस शुल्क माफ़ किया है। एसबीआई के 44 करोड़ से अधिक बचत खाते हैं। इससे पहले एसबीआई के ग्राहकों को मेट्रो, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमश 3,000, 2,000, 1,000 रुपये का मासिक शेष बनाए रखना पड़ता था। हमारे ऑप्शन में भारतीय रेलवे भी है। तो देखिए भारतीय रेलवे से क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। रेलवे ने एक ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है। भारतीय रेलवे ने सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की है। दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, मॉडर्न कोचिंग फैक्ट्री, रायबरेली और दक्षिण पश्चिम रेलवे के लगभग 32 लाख की लागत से आरपीएफ द्वारा अब तक 9 ड्रोन खरीदे गए हैं। ये ड्रोन रियल टाइम ट्रैकिंग और वीडियो स्ट्रीमिंग के सक्षम हैं। इसके साथ भारतीय रेलवे से एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। देखिए निरीक्षण के लिए रेल साइकिल शुरू की गई है। भारतीय रेलवे ने देश में यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अभिनव प्रणाली शुरू की है। इसने निरीक्षण निगरानी के तत्काल मरम्मत के लिए रेल पटरियों पर जल्द से यात्रा करने के लिए एक तंत्र रेल साइकिल की शुरुआत की है। रेल साइकिल की मदद से किसी भी आपातकालीन स्थान पर तत्काल मरम्मत के लिए आसानी से पहुंचा जा सकता है। देखिए मैं आपको रेल साइकिल भी दिखा दूंगा अभी। गर्म मौसम की निगरानी के लिए भी रेल साइकिल बहुत मददगार है। इसकी कीमत सिर्फ 5,000 रुपये है। और ये देखिए रेल साइकिल, ठीक है, देख लीजिए ये वो रेल साइकिल है जो रेलवे पटरी पर चलेगी। जहाँ भी किसी को जाना होगा मरम्मत के लिए, किसी पटरी को मरम्मत के लिए, तो उसके वो फटाफट वहाँ पे जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मानवतावादी दिवस मतलब वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया गया। तो हाल ही में 19 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया है। बात करते हैं इस दिन के बारे में और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा 17 अगस्त और 16 अगस्त को कौन सा डे मनाया गया है। देखिए विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया। 9 अगस्त बोल दिया। विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र के बगदाद मुख्यालय पर बमबारी में सर्जियो विएरा डी मेलो और उनके 21 मानवतावादी साथियों की मृत्यु की याद में शुरू किया गया था। सर्जियो ब्राजील के संयुक्त राष्ट्र के राजनयिक थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के कई मानवीय और राजनीतिक कार्यक्रमों में 34 वर्षों तक काम किया है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है हाल में इब्राहिम बाउबकर ने इस्तीफा दिया है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे। वह माली के राष्ट्रपति थे। देखिए माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने दिया इस्तीफा। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने सैन्य तख्तापलट के बीच अपने इस्तीफे की घोषणा की है। तो वहाँ पे सैन्य तख्तापलट हुआ है हाल ही में। विद्रोही सैनिकों द्वारा उन्हें हिरासत में लेने से पहले उनके घर के बाहर हवा में गोलियां चलाने के बाद उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की। आकस्मिक विकास 2 महीने से अधिक के नियमित प्रदर्शनों के बाद हुआ जिसमें लोग उनके अंतिम कार्यकाल के समाप्त होने से 3 साल पहले उन्हें पद छोड़ने के लिए कह रहे थे। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ऐसे करंट अफेयर्स न्यूज़ जिनके क्वेश्चंस नहीं बनाए मैंने। हॉकी इंडिया के 61 खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करेगी। हॉकी इंडिया 34 महिलाओं सहित 21 बेरोजगार खिलाड़ियों को चल रही कोविड-19 महामारी के बीच वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। पहल के तहत प्रत्येक खिलाड़ी खेल गतिविधियों में वापस आने की मदद करने के लिए 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। पहल का उद्देश्य एथलीटों को बुनियादी वित्तीय राहत प्रदान करना है। कृषि वस्तुओं का निर्यात बढ़ा है। 2019 में इसी अवधि की तुलना में मार्च से जून 2020 के दौरान कृषि वस्तुओं का निर्यात 23.5% तक बढ़ा है। लगभग मार्च में जून के दौरान कृषि माल का निर्यात 2019 में इसी अवधि के दौरान 20,776.8 करोड़ रुपए का निर्यात था और अभी है 25,552.7 करोड़ रुपए था। भारत के कृषि जीडीपी
प्रतिशत के रूप में कृषि निर्यात 2017 से 18 में 9.4 से बढ़कर 2018 से 19 में 9.9 हो गया है। पूर्व वाइस मार्शल सुब्रमण्यम ने एक किताब लिखी है, जो कि कौन है ये रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं अर्जुन सुब्रमण्यम। सितंबर 2020 में पिछले 5 दशकों में समकालीन भारत के में युद्ध और संघर्ष के व्यापक विवरण के साथ सामने आएंगे। फुल स्पेक्ट्रम डी इंडियाज वॉर्स, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020 उनकी पुस्तक इंडियाज वॉर्स एंड मिलिट्री हिस्ट्री 1947 से 1971 की अगली कड़ी है। उन्होंने कारगिल संघर्ष सहित हर बड़े ऑपरेशन को कवर किया है जिसमें सशस्त्र बलों ने भाग लिया है। तो ये है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 टू 2020 अर्जुन सुब्रमण्यम द्वारा। ठीक है, सो ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।